हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी बुक चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 3। इसके से पहले 2 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। जिसने ये वीडियो नहीं देखी उससे पहले वे दोनों वीडियो जाकर देखें। अब पढ़ेंगे हम वाष्पीकरण। वाष्पीकरण होता क्या है? पदार्थ की अवस्था बदलने के लिए क्या सदैव ऊष्मा देना या दाब बदलना आवश्यक है? क्या अपने दैनिक जीवन से आप ऐसा कोई उदाहरण दे सकते हैं जिसमें बिना क्वथनांक पर पहुँचे हुए क्या कोई द्रव वाष्प अवस्था में बदल जाता है? जल को खुला खुला छोड़ देने पर यह धीरे धीरे वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। अब यहाँ पर देखिएगा हम एटमॉस्फेयर क्या होता है। ये एटमॉस्फेयर एटीएम गैसीय दाब के माप का मात्रक है। दाब का एसआई मात्रक पास्कल है, जिसे पीए से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। एक एटीएम या एटमॉस्फेयर बराबर होता है 1 पॉइंट गुना 10⁵ पास्कल। वायुमंडल में वायु का दाब वायुमंडलीय दाब कहलाता है। जो वायु का दाब होता है वो वायुमंडलीय दाब कहलाता है। समुद्र की सतह पर वायुमंडलीय दाब 1 एटमॉस्फेयर होता है और इसे सामान्य दाब कहा जाता है। अब देखिएगा हम वाष्पीकरण के उदाहरण। गीले कपड़े सूख जाते हैं। इन दोनों उदाहरणों में जल का क्या हुआ? जो पहला उदाहरण था हमारा, पानी भरा हुआ है कहीं पर, धीरे धीरे वो वाष्पित होता रहता है। और सेकंड वाला क्या है? ये हमारा सेकंड वाला है जो हमारे गीले कपड़े होते हैं वो कैसे सूख जाते हैं। मतलब उसमें जो जल था वो कहाँ चला जाता है। हम जानते हैं कि पदार्थ के कण हमेशा गतिशील होते हैं और कभी रुकते नहीं। एक निश्चित तापमान पर गैस या ठोस के कणों में विभिन्न मात्रा में गतिज ऊर्जा होती है। मतलब उनमें गति करने वाली ऊर्जा ताकत होती है, जो उसे गतिज ऊर्जा बोलते हैं। द्रव में सतह पर स्थित कणों के कुछ अंशों में इतनी गतिज ऊर्जा होती है कि वे दूसरे कणों के आकर्षण बल से मुक्त हो जाती है। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। क्या होता है? उसकी सतह पर सबसे ज़्यादा ऊष्मा इकट्ठा हो जाती है और वे क्या करती है, उन जो सतह पर कण होते हैं उन्हें स्वतंत्र कर देती है, जिससे वो वाष्प में बदल जाते हैं, जिसे हम वाष्पीकरण कहते हैं। इसकी परिभाषा ऐसे कह सकते हैं, क्वथनांक से कम, मतलब उसके जो भी वो क्वथनांक है, जैसे जल का होता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है, उससे कम पे ही क्या होता है, जल हमारा वाष्प में बदल जाए तो उसे वाष्पीकरण कहते हैं। अब होता है वाष्पीकरण से प्रभावित करने वाले कारक।
एक क्रियाकलाप के माध्यम से इसे समझते हैं। क्रियाकलाप 1.14। एक परख नली में 5 ml जल ले और इसे खिड़की के पास या पंखे के नीचे रख दे। खुली रखी चीनी मिट्टी की प्याली में 5 ml जल रखकर उसे खिड़की के पास या पंखे के नीचे रख दे। खुली चीनी मिट्टी की प्याली में 5 ml रखकर उसे अपनी कक्षा की किसी अलमारी के अंदर रख दे। कमरे का तापमान नोट करें। इस सभी परिस्थितियों में वाष्पीकरण में लगे समय या दिन को भी नोट करें। बारिश के दिन में भी इस क्रियाकलाप को करके अपने परीक्षण लिखें। वाष्पीकरण के निम्नलिखित तथ्यों के बारे में आप क्या अनुमान लगा सकते हैं? तापमान का प्रभाव, सतह का क्षेत्र और वायु की चाल। आपने ध्यान दिया होगा कि वाष्पीकरण की दर निम्नलिखित के साथ बढ़ती है। सतह क्षेत्र बढ़ने पर अब हम जानते हैं कि वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है, मतलब ऊपर परत पर ही सतह पर यह प्रक्रिया होती है। सतही क्षेत्र बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है। जैसे कपड़े सुखाने के लिए हम उन्हें फैला देते हैं। अगर हम कपड़े को भिगोकर इकट्ठा करके रख दें, सूखेगा नहीं जल्दी से, लेकिन अगर हम उसे फैला दें तो वे जल्दी सूख जाएगा, मतलब उसका सतह क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। ठीक है, जिससे वाष्पीकरण होकर उसकी वाष्प बन जाएगी जो पानी कपड़े में मौजूद था। तापमान में वृद्धि। तापमान बढ़ने पर अधिक कणों को पर्याप्त गतिज ऊर्जा मिलती है, जिससे वे वाष्पीकृत हो जाते हैं, मतलब भाप में बदल जाते हैं। आर्द्रता में वायु में विद्यमान जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। जो हमारी वायु में उपस्थित होती है जल वाष्प, भाप, उसे क्या कहते हैं हम? आर्द्रता कहते हैं। किसी निश्चित तापमान पर हमारे आसपास की वायु में एक निश्चित मात्रा में ही जल वाष्प होता है। जब वायु में जल कणों की मात्रा पहले से ही अधिक होती होगी तो वाष्पीकरण की दर घट जाएगी। मतलब वायु में अगर हमारे वाष्पीकरण ज़्यादा है तो क्या होगा, जो हमारी किसी पदार्थ है जैसे कपड़ा है वो ज़्यादा समय में सूखेगा, मतलब घट जाएगी उसकी, जैसे बरसात के दिनों में होता है। वायु की गति में वृद्धि। हम जानते हैं कि तेज़ वायु में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। वायु के तेज होने से जल वाष्प के कण वायु के साथ उड़ जाते हैं, जिससे आसपास के जल वाष्प की मात्रा घट जाती है। वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है? मतलब जो वाष्पीकरण होता है हमारे, उससे ठंडक कैसे आती है? खुले हुए बर्तन में रखे द्रव में निरंतर वाष्पीकरण होता रहता है। वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। इस तरह आसपास से ऊर्जा के अवशोषित होने के कारण शीतलता हो जाती है। मतलब क्या होता है, जैसे हमारा बरसात के दिनों में होता है, हम अंदर पानी भरते हैं
गिलास में, और बाहर उस पर बूंद आ जाती है बाहर। तो वो क्या होता है, जो वे बूंद आती है वो कहाँ से आई है, जब हमारा टेम्परेचर थोड़ा गर्म था और पानी हमारा ठंडा था, तो क्या हुआ, जो वायु में कण थे पानी के वो गिलास के बाहर आ जाते हैं, इसे ही शीतलता बोलते हैं। या जैसे पंखे में बैठ जाते हैं, जब आप एसीटोन या नाखून की पॉलिश हटाने वाले द्रव को अपनी हथेली पर गिराते हैं तो क्या होता है, इसके कण आपकी हथेली या उसके आसपास से ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं और वाष्पीकृत हो जाते हैं, जिससे हथेली पर शीतलता महसूस होती है। जैसे स्पिरिट भी होता है, वो क्या करता है, आसपास की जो ऊर्जा होती है, गर्म टेम्परेचर होता है, उससे ऊर्जा ले लेते हैं और हमारे ठंडक महसूस होती है। तेज धूप वाले गर्म दिन के बाद लोग अपनी छत या खुले स्थान पर जल छिड़कते हैं, क्योंकि जल के वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा गर्म सतह को शीतल बनाती है, मतलब ठंडा करती है। क्या आप वाष्पीकरण के कारण शीतल होने के और उदाहरण दे सकते हैं? गर्मियों में हमें सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए? जो सूती कपड़े होते हैं वे क्यों पहनने चाहिए? शारीरिक प्रक्रिया के कारण गर्मियों में हमें ज़्यादा पसीना आता है, जिससे हमें शीतलता मिलती है। जिससे हमें शीतलता मिलती है, जैसे जैसा कि हम जानते हैं, वाष्पीकरण के दौरान द्रव की सतह के कण हमारे शरीर या आसपास से ऊर्जा प्राप्त करके वाष्प में बदल जाते हैं। वाष्पीकरण की प्रसुप्त ऊष्मा के बराबर ऊष्मीय ऊर्जा हमारे शरीर से अवशोषित हो जाती है, जिससे शरीर शीतल हो जाता है। क्योंकि सूती कपड़ों में जल का अवशोषण अधिक होता है, मतलब वो जो हमारा पसीना आता है वो क्या करता है, उस सूती कपड़ा पी लेता है, अवशोषण कर लेता है, इसलिए हमारा पसीना इसमें अवशोषित होकर वायुमंडल में आसानी से वाष्पीकृत हो जाता है। बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहर सतह पर जल की बूंदें क्यों नज़र आती है? किसी बर्तन में हम बर्फीला जल रखते हैं, जल्दी ही बर्तन की बाहरी सतह पर हमें जल की बूंदें नज़र आने लगेगी। वायु में उपस्थित जल वाष्प की ऊर्जा पानी की संपर्क में आकर कम हो जाती है और यह द्रव अवस्था में बदल जाता है, जो हमें जल की बूंदों के रूप में नज़र आता है। ठीक है, अब इसमें दो चीज़ें और बताई गई है इसमें। अब वैज्ञानिकों की पदार्थ की 5 अवस्थाओं की चर्चा कर रहे हैं। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ठोस, द्रव, प्लाज्मा।
प्लाज्मा। इस अवस्था में कण अत्यधिक ऊर्जा वाले और अधिक उत्तेजित होते हैं। कण आयनीकृत गैस के रूप में होते हैं। फ्लोरोसेंट ट्यूब और नियॉन बल्ब में प्लाज्मा होता है। नियॉन बल्ब के अंदर नियॉन गैस और फ्लोरोसेंट ट्यूब के अंदर हीलियम या कोई अन्य गैस होती है। विद्युत ऊर्जा प्रवाहित होने पर यह गैस आयनीकृत यानी आवेशित हो जाती है। आवेशित होने से ट्यूब या बल्ब के अंदर चमकीला प्लाज्मा तैयार होता है। गैस के स्वभाव के अनुसार इस प्लाज्मा में एक विशेष रंग की चमक होती है। प्लाज्मा के कारण ही सूर्य और तारों में भी चमक होती है। उच्च तापमान मतलब ज़्यादा तापमान के कारण ही तारों में प्लाज्मा बनता है। ये चौथी कंडीशन थी। अब पांचवी कंडीशन क्या है इसकी? बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। सन 1920 में भारतीय भौतिक वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस ने पदार्थ की पांचवी अवस्था के लिए कुछ गणनाएं की थी। उन गणनाओं के आधार पर अल्बर्ट आइंस्टीन ने पदार्थ की एक नई अवस्था की भविष्यवाणी की, जिसे बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट मतलब BEC कहा गया। सन 2001 में अमेरिका के एरिक ए कॉर्नेल, वोल्फगैंग कैट्रले और कार्ल ई वेमैन को बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट की अवस्था प्राप्त करने के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सामान्य वायु के घनत्व के 1,00,000वें भाग जितने कम घनत्व वाली गैस को बहुत ही कम ताप पर ठंडा करने से BEC तैयार होता है। ये एक वेबसाइट दी है इसमें, इस पर जाकर लॉगिन करके पदार्थ की चौथी और पांचवी अवस्था की और अधिक जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अब देखते हैं मैंने इसमें पार्ट में सीखा क्या क्या है। जो हमारा द्रव्य है, ब्रह्मांड की हर चीज़ को पदार्थ या द्रव्य बोला जाता है। ठीक है, वो क्या होता है? हमारा द्रव्य सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, बहुत छोटे कणों से मिलकर बना होता है। हमारे आसपास द्रव्य 3 अवस्थाओं में विद्यमान है: ठोस, द्रव और गैस। 3 अवस्थाओं में मिलता है ये। ठोस के कणों में आकर्षण बल मतलब अपनी ओर को खींचने का ताकत सबसे अधिक, गैस के कणों में सबसे
कम और द्रव के कणों में इन दोनों के मध्यवर्ती होता है। ठोस के कणों में ठोसों को निहित करने वाले कणों के बीच का रिक्त स्थान और गतिज ऊर्जा न्यूनतम मतलब कम होती है। गैसों के लिए यह अधिकतम किंतु मध्यवर्ती होती है। इन दोनों के, ठोस के और गैस के मध्यवर्ती होती है। ठोसों के लिए उनके कणों की व्यवस्था अत्यधिक क्रमित होती है। द्रवों में कणों की परतें एक दूसरे पर से फिसल व स्खलित हो सकती है। गैसों में कोई क्रम नहीं होता और इनके कण अनियमित रूप से विचरण मतलब घूमते रहते हैं, चारों दिशाओं में विचरण करते हैं। पदार्थ की अवस्थाएं अंततः परिवर्तित होती है। पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन ताप और दाब में परिवर्तन से किया जा सकता है। ऊर्ध्वपातन प्रक्रम में ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित हुए बिना ही सीधे गैसीय अवस्था में आ जाते हैं। निक्षेपण प्रक्रम में गैसीय पदार्थ सीधे ठोस अवस्था में आ जाता है। क्वथनांक की समष्टि परिघटना, जिसमें समष्टि के कण द्रव अवस्था से वाष्प में परिवर्तित होते हैं। वाष्पीकरण एक तरह की परिघटना है। सतह के कण पर्याप्त ऊर्जा ग्रहण उनके बीच के परस्पर आकर्षण बलों को पार कर लेते हैं और द्रव वाष्प अवस्था में परिवर्तित कर देते हैं। वाष्पीकरण की गति निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करती है। जो वाष्पीकरण की गति होती है, सतही क्षेत्रफल मतलब सतह का क्षेत्रफल, जिसका वायुमंडल के प्रति प्रतिज्ञाक होता है, तापमान, आर्द्रता और वायु की गति। वाष्पीकरण से ठंडक उत्पन्न होती है। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा ताप की वह मात्रा है जो 1 केजी या 1 किलोग्राम द्रव को वायुमंडलीय दाब और द्रव के क्वथनांक पर गैसीय अवस्था में परिवर्तन करने हेतु प्रयोग होती है। संगलन की गुप्त ऊष्मा ऊर्जा की वह मात्रा है जो एक ठोस को वायुमंडलीय दाब संगलन बिंदु पर लाने के लिए प्रयोग होती है। अब कुछ मापने योग्य राशि मतलब मात्रकों और उनके मात्रक जिनका हमें ज्ञान होना चाहिए। पहला क्या है हमारा? तापमान। जो राशि है उसका कैसे नापते हैं हम? केल्विन से। और इसका प्रतीक क्या है? इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? के से। लंबाई क्या है हमारी? लंबाई को मापते हैं मीटर से और इसका स्मॉल m होता है। जो हमारी संग्रहिता होती है इसे द्रव्यमान भी बोलते हैं, भार।
द्रव्यमान, इसे कैसे मापते हैं किलोग्राम से, जिसे हम केजी से रिप्रेजेंट करते हैं। भार को हम न्यूटन से, जिसे एन से, कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। जो आयतन होता है घन मीटर से, जिसे हम मीटर क्यूब भी बोलते हैं, मीटर की घात 3। और घनत्व किलोग्राम प्रति घन मीटर, जिसे हम क्या बोलते हैं, केजी मीटर की घात -3 या किलोग्राम अपॉन मीटर क्यूब। और लास्ट में आता है दाब, जिसका मात्रक होता है हमारा क्या, पास्कल, जिसे हम पीए से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। थैंक यू। ये चैप्टर ख़त्म हुआ। एनसीईआरटी बुक साइंस का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इसके और 2 भाग जो पहले अपलोड हुए हैं वे प्ले लिस्ट में जाकर चेक करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।